नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे आज के वीडियो में संस्कृत की क्लास की बात करेंगे। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे। व्याकरण प्लस पेडागॉजी का कंसेप्ट है, यानी टोटल टारगेट भैया 30 में से 30 मार्क्स है, क्योंकि आपके लैंग्वेज होते हैं, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो सेकंड लैंग्वेज, इसमें से आप जितना ज़्यादा मार्क्स अटेंड करें उतना ही बेहतर होगा सिलेक्शन की वजह से। तो आपकी यह आपका 14 नंबर क्लास है, 14वीं क्लास है। और इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे यानी आई कार्ड पे एक लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपके पहले हम पद्यांश के लेंगे, 6 प्रश्न, 9 प्रश्न आपके गद्यांश के लेंगे और 15 बेहतरीन प्रश्न आपके पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र के लेंगे। टोटल टारगेट 30 ऑफ 30। और जायसवाल कोचिंग सेंटर शिक्षक भर्ती की बात करता है, सिलेक्शन की बात करता है। सभी मेरे प्यारे मित्रों को आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पद्यांश की बात करेंगे। दोस्तों यह पद्यांश आपके सी-टेट संस्कृत द्वितीय में पूछा गया था और आपके वर्ग 2 में भी पूछा गया था, लेकिन ये नहीं पता कि किस डे पर कौन से दिन पे पूछा गया था, कौन से सेट पे पूछा गया था। ठीक है आपके, क्योंकि वर्ग 1-2 के जो पेपर हुए थे समथिंग 25 से 30 दिन चले थे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस पद्यांश का। इस पद्यांश में क्या लिखा गया है, इस पद्यांश से संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। पृथिव्याम त्रीण रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न जो हैं, जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, शतेन धारते पृथ्वी शतेन तपते रवि, शतेन वाति वयुष्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सभी आपके अपठित पद्यांश है संस्कृत भाषा में, टोटल संस्कृत में रहेगा दोस्तों, जैसे आपके एग्जाम पे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका पहला प्रश्न इस पद्यांश से लिया गया है कि वाति क्रिया प्रदस्य कर्तपदम किम। जो वाति क्रियापद है इसका कर्तपदम कौन सा होगा। तो वाति का क्या होता है, वाति क्रियापद का कृत पदम जो होगा वह होगा वायु हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कृतम पदम वायु हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस पद्यांश से अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 3 रत्नानि कुत्र सन्ति। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था 3 रत्नानि कुत्र सन्ति। तो पृथिव्या 3 रत्नानि जल मंत्रम सुभाषिताम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, 3 रत्नानि कुत्र सन्ति, पाषाण खंडेषु, पृथिव्याम, शत्ते, मूढ़ेषु। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये लाइन आपका आंसर हो गया, पृथिव्याम 3 रत्नानि। ठीक है, तो 3 रत्नानि कुत्र सन्ति, 3 रत्न जो कहाँ है आपके, तो आपके पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पद्यांश से दोस्तों। मूढ़ाय पाषाण खंडम किम कथयन्ति। मूढ़ाई पाषाण खंडम किम क्या दिया है, किम कथयन्ति। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। मूढ़ाय पाषाण खंडे सुरत्न संज्ञा विधेयते, क्या हो जाएगा, रत्न संज्ञा विधेयते हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है, जलम, सुभाषितम, अन्नम, रत्नम। तो रत्न दिया गया था, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रत्न हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आपको पूरा पद्यांश से प्रश्न रिलेटेड है। अगर आपने पद्यांश अच्छे तरीके से पढ़ लिया, स्टडी कर लिया तो बहुत अच्छा दोस्तों, 25+ सभी लोग मार्क्स कर सकते हैं। हमारे जितने भी क्लासेज हैं संस्कृत हिंदी की, सभी देखिए, सभी लोग आप 25+ करेंगे। और जब इनमें से 60 में से 50 आप मार्क्स कर लेते हैं तो फिर बचता है भैया, कितना बचता है, 120 में से फिर आपका बचता है 70 नंबर। तो आप 3 सब्जेक्ट में 70 तो ला ही सकते हैं भैया, 3 सब्जेक्ट में तो आप 70 तो लाना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। अगला प्रश्न है, सर्वम केन धारिते, सर्वम केन धारिते। अब देखिए पद्यांश भी देखेंगे, सर्वम केम धारिते दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, सत्येन धारिते पृथ्वी शत्येन तपते रवि। शत को धारते किसने धारण किया है, तो सत्येन धारणे क्या हो जाएगा, सर्वम केन धारेत, सर्वम सत्येन धारेत। सर्व यानी कि सभी जो है क्या धारण करते हैं, तो सत्येन यानी सत्य को धारण करते हैं। अगला प्रश्न है इस पद्यांश से, अवगम्यते इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। जो अवगम्यते पद है या इसका जो पद प्रयुक्तम किससे प्रयुक्त करते हैं, या इसका अर्थ किस पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो अवगम्यते मतलब क्या होता है, विधीयते हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अवगम्यते इत्यर्थ अत्र किम पदम प्रयुक्तम, विधीयते पदम प्रयुक्तम हो जाएगा। अगला प्रश्न इस पद्यांश से दोस्तों, सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का
तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों जय हिंद सभी का। सभी लोग आप राष्ट्र निर्माता में शिक्षक होते, सहयोग होते, सबसे बड़ा योगदान है आप लोग भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं। दोस्तों सभी को मेरा नमन है। दोस्तों सभी शिक्षकों का प्रश्न यह है कि विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति, विसर्ग संधि का इसमें से उदाहरण कौन होता है? सबसे सरल है विसर्ग संधि पहचानने का। कौन सा भैया, कौन सा है? तो आइए वायुष्य जो लिखा हुआ है ना, ये चा लिखा जो हो, ये वायुष्य जो लिखा हुआ है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। दोस्तों मूढ़ई रवि, ये भी आप लोग बोलेंगे ये भी तो विसर्ग संधि के हैं, लेकिन वायुष्य अगर उदाहरण विसर्ग संधि का पूछा जाए तो वायुष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वायुष्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। ये दोस्त रहे पद्यांश से 6 प्रश्न ने लिए। अब 9 प्रश्न आपके गद्यांश से लेंगे। चलिए शुरू करते हैं गद्यांश को। और यह गद्यांश दोस्तों आपका पूछा गया है, संविदा वर्ग 2 में पूछा गया है, और यह सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। 2-3 लाइन में इस गद्यांश को पढ़ूंगा, फिर इसके बाद आप लोग देख के फिर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पे आएंगे। और ये सभी आपको टेलीग्राम में 1-2 दिन के अंदर मिल जाता है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। नहीं टेलीग्राम में ऐप है, इंस्टॉल कीजिए, सर्च करें वहाँ पे जयसवाल कोचिंग सेंटर, वो चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न ये, इस पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं दोस्तों। शुमहायनयम अस्माकं भारत देशे अत्र भयो महापुरुषाः अजायन्त समाजे व्याप्तानां कुरीतानां विनाशं कृतवन्तः तेषु एव आसीत् स्वामी विवेकानन्देन भारतस्य अध्यात्मौ गर्वं विदेशेषु प्रतिष्ठितम्। विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे, विवेकानंद का जन्म कोलकाता नगर में 1853 में हुआ था, 1863 में हुआ था। अस्य जननी भुवनेश्वरी, पिता चा विश्वनाथ आसीत। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या है? विश्वनाथ था। अस्य आरंभिक ज्ञान नरेंद्र, अस्य आरंभिकम नाम नरेंद्र है अस्ति। इनका जो शुरू का नाम नरेंद्र है। कैसा था? नरेंद्र, यानी आरंभिक नाम, जो बचपन का नाम था नरेंद्र, इनका नाम है दोस्तों। ठीक है, तो आप यानी कि समझ लीजिए गद्यांश स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ठीक है, अब डायरेक्टली हम आपको लेंगे यहाँ पे प्रश्नों को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आपके इस गद्यांश से प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस गद्यांश से, विश्व बंधुत्व कथम स्थापयुतुम शक्यते। जो विश्व बंधुत्व है कथम स्थापयुक्त शक्यते हो जाएगा, कथम स्थापयुतम शक्यते। तो विश्व बंधुत्वम प्राणिषु समत्व दृष्टि द्वारा, क्या है? प्राणिषु समत्व दृष्टि द्वारा विश्व बंधुत्व को स्थापित किया जा सकता है। प्रश्न यही है कि विश्व बंधुत्व कथम स्थापित, कब स्थापित करते हैं? तो प्राणिषु समत्व दृष्टि द्वारा यहाँ पे विश्व बंधुत्व की स्थापना की जा सकती है। अब मैं आपको गद्यांश में भी दिखा देना चाहता हूँ। मैं गद्यांश में दिखाऊंगा दोस्तों, आप लोगों को दिखाऊंगा कि यह यहाँ पे विश्व बंधुत्व की बात की गई है। और विश्व बंधुत्व अब यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, विश्व बंधुत्व यहाँ पे देखेंगे। अब ये तो आपका चल रहा है अभी, यहाँ पर आइए देखते हैं इसका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ। देखिए 5 मिनट आपको गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे 9 प्रश्न है। 4 मिनट के अंदर आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये विश्व बंधुत्व से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए लास्ट में दिया है, इसका आंसर लास्ट में दिया है। क्या दिया है? पाल्यन्तः अपि विश्व बंधुत्व स्थापन शक्यते। क्या होगा? अब यहाँ पे पूरी लाइन हमें ये पढ़ना पड़ेगा। समस्तम विश्वम वशी कुर्वन् विवेकानंदय घोषितवान् सर्वे अपि जनाः प्राणेषु समत्व दृष्टिम अवधारयन्तु चेत धर्म स्वधर्म विशेषम पाल्यन्तः अपि विश्व बंधुत्व स्थापयितुम शक्यते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राणिषु समत्व दृष्टि द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न सभी लाजवाब है दोस्तों, सभी आपके एग्जाम के दृष्टि से संभावित प्रश्न है। समग्रम इति पदस्य पर्याय अस्ति। समग्र पदों में पर्याय कौन सा है? समग्र पदों में पर्याय पद कौन सा है? तो पर्याय पद सभी लोग जानते हैं, संपूर्णम जो होगा यह आपका पर्याय पद कहलाएगा। समग्रम इति पदस्य पर्याय अस्ति। समग्र पद में समग्रम पद का पर्याय क्या होगा? संपूर्णम होगा। समग्रम मतलब संपूर्ण होता है, कहते हैं ना समग्र चीजें होनी चाहिए, संपूर्ण चीजें होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महानयम अस्माकं देशैः
इति वाक्यम कस्य देशस्य कृते अस्ति। महान्यम अस्माकम देश है, जो महान देश है दोस्तों, इति वाक्यम कस्य देशस्य कृते अस्ति, इस वाक्य के देश से संबंधित क्या होता है दोस्तों। तो महान अस्माकम देश सभी लोग जानते हैं, इति वाक्यस्य कस्य देशस्य कृते, किस देश को बोला जाता है कि महान अस्माकम देश, मेरा देश महान है, तो वह आपका भारत देश है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, भारत देशस्य हो जाएगा, और आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, आप लोग डायरेक्टली भारतवर्ष लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन और आपका पद्यांश गद्यांश नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप जब एग्जाम देंगे पेपर, आपको गद्यांश भी दिखेगा, आपका क्वेश्चन भी दिखेगा, तो डायरेक्टली आप गद्यांश को साथ साथ पढ़ सकते हैं। समाजे व्याप्तानाम कुरीतानाम विनाशम के कृतवन्तः। समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं वह उनका विनाश कौन कर रहा है। समाज में जो हमारी व्याप्त कुरीतियाँ हैं, नीतियाँ हैं, उनका विनाश कौन कर रहा है दोस्तों। विनाशम के कृतवन्तः, सिंगाय काकाय मंडूकाय, तो महापुरुषाय हो जाएगा। समाजे व्याप्तानाम कुरीतानाम विनाशय के कृतवन्तः महापुरुषाय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भुवनेश्वरी देवी कस्य माता आसीत। भुवनेश्वरी देवी कस्य माता आसीत, तो विवेकानंदस। पहले लाइन पे दिया गया था उनके पिता का नाम था, साथ ही साथ भुवनेश्वरी देवी लिखा था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्या दिया दोस्तों, क्या दिया है, देखिए, समाजे व्याप्तानाम कुरीतानाम विनाशम कृतवान। देखिए, अत्र भयो महापुरुषाय अजायन्तः, ये लाइन था आपका क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन आपका भुवनेश्वरी वाला तो ये अस्य जननी भुवनेश्वरी पिता चा विश्वनाथ आसीत, यानी कि आपके विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता नगर के 1863 में हुआ। इनकी जननी यानी माता का नाम भुवनेश्वरी था और पिता का नाम विश्वनाथ था, ठीक है। और ये जो प्रश्न था महापुरुष वाला, तो महापुरुषाय अजंताय समाजे व्याप्तम कुरीतानाम विनाशम कृतवन्तः। तो ये सभी आपको देखिए 2 लाइन में आपके आंसर मिल गए सभी गद्यांश के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है आपका, इसका राइट आंसर सभी लोग समझ गए। विवेकानंद, भुवनेश्वरी देवी किसकी माता हैं, तो आपके विवेकानंद की माता हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विवेकानंदस आरंभिक नाम किम आसीत। विवेकानंद का आरंभिक यानी पहले जो नाम था वह कौन सा था। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि विवेकानंद का आरंभिक नाम नरेंद्र था। क्या है, विवेकानंद का आरंभिक यानी पहले जो नाम था, बचपन के नाम था, वह नरेंद्र नाम था। अगला प्रश्न लेंगे। देशस्य गौरव प्रतिष्ठार्थम विवेकानंद कह आदेशित। देश में गौरव को प्रतिष्ठावान जो विवेकानंद है, कह आदिशत, क्या इनको बोला जाता है, तो रामकृष्ण है। क्या हो जाएगा दोस्तों, देशस्य गौ प्रतिष्ठार्थम विवेकानंद है रामकृष्णम आदिशत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों इस गद्यांश से। विवेकानंद की दशान जनान प्रबोधितवान। दोस्तों देखिए, आप लोग अगर क्वेश्चन भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा हो सकता है यही आपका गद्यांश पद्यांश आ जाए, तो समझ लीजिए आपके पूरे के पूरे नंबर हैं, यानी सिलेक्शन रोक नहीं सकता कोई भी दोस्तों, ठीक है। तो विवेकानंद की दशान जनान प्रबोधितवान, तो आपका को क्या हो जाएगा, मोह निद्रा प्रसुप्तान जनान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब आप गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने कम अवलंब विवेकानंद भाषण क्रमान। जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में के अवलंबन के समय विवेकानंद जब भाषण करते हैं, तो भाषण कृतवान, कम अवलंब दिया है। क्या दिया है, कम अवलंब दिया है, तो हो जाएगा शून्य, क्या हो जाएगा, शून्यमौलब्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यमौलब्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों आप लोगों को एक बार और गद्यांश में दिखाना चाहते हो, ये गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, अपठित गद्यांश है, और हो सकता है आप गद्यांश बचपन से पढ़ते आ रहे हों। ये गद्यांश आपको देखिए मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये गद्यांश था, बहुत ही खोजने के बाद हमें यह मिला। उससे संबंधित जो प्रश्न, क्योंकि आपके संविदा वर्ग दे में पूछे गए इस गद्यांश से प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब आपकी बारी आती है आपके शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न शिक्षण शास्त्र का है दोस्तों। क्या है प्रश्न, कि संभाषणस्य योग्यता विकासे सहायकम विधि अस्य। दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट है,
ये आपके देखिए संभावित प्रश्न है और एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उनको यहाँ पे प्रश्नों को लाया गया है, सेलेक्ट किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। प्रश्न है कि संभाषणस्य योग्यताएं विकासे सहायक विधि अस्ति। जो दोस्तों संभाषण की योग्यता के विकास करने की सहायक विधि कौन सी होती है? तो संभाषण यानी कि संभाषण की योग्यता को विकास करने की सहायक विधि आपकी भाषा संसर्ग विधि होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर है, अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटक नस्ति। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। देखिए पुनः केंद्रण प्रविधि आपका घटक है, पुनः अनुदेशन प्रविधि भी घटक है और अनुमोदन क्रिया घटक है, लेकिन अन्वेषण प्रधान कौशल का जो घटक अंतर क्रिया शैली परिवर्तन यह आपकी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू राइट क्वेश्चन आपका नस यह निगेटिव प्रश्न था, तो आपका निगेटिव ऑप्शन भी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भाषा शिक्षणस्य कह विधि छात्रान्तया भाषाएं परम्परम अंतःक्रियार्थम प्रेरित। यानी कि भाषा शिक्षण में कौन सी विधि जो है छात्रों में भाषा की परम्परम यानी भाषा की जो परंपरा है अंतःक्रियार्थम प्रेरित, अंतः से जो क्रियात्मक होती है, क्रिया होती है, उसको प्रेरित करती है दोस्तों। तो वह कौन सी विधि है? भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है जो छात्रों की भाषा की परंपरा के अंदर से प्रेरित करती? बोलते हैं ना, मेरे को अंदर से झकझोर के रख दिया, मैंने अंदर से प्रेरित हो गया, यानी जिसे दिल से बोलते हैं। तो वह कौन सी विधि होगी भाषा शिक्षण से की? वह होगी संप्रेषणात्मक विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, आगमन विधौ भवति। आगमन विधि को क्या बोल सकते हैं? आगमन विधि सभी लोग जानते हैं, पहले यहाँ पे उदाहरण होता है, फिर इसके बाद नियम दिया जाता है, यानी प्रथमम उदाहरणानि तदंतरम निम्नीकरणम, यानी पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर इसके बाद नियम पेश करना, ये आपका आगमन विधि का है। और अगर यहाँ पे निगमन दिया होता तो प्रथमम नियमीकरण तदंतरम उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी सही होता, लेकिन आपका आगमन विधि है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, सभी मित्र शिक्षक बंधु हैं चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स से मिलता रहे। प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मान्यते। जो दोस्तों व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक विधि जो है सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है, मान्यते कौन सी मानी जाती है दोस्तों? व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है तो आपके आगमन निगमन विधि मानी जाती है। सभी लोग नोट कर लेंगे, व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि आपकी आगमन निगमन विधि मानी जाती है। और जायसवाल कोचिंग सेंटर सिलेक्शन का दूसरा नाम दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर है। और आप लोगों को इतना प्रेम और स्नेह बना दोस्तों, इस वर्ष का आपका बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जो भैया हम सिलेक्शन की बात करते हैं, जायसवाल सर आपको सिलेक्शन की बात करते हैं, आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न की प्रश्नों की बात करते हैं, संभावित प्रश्न आपके आए हुए एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि किम न क्रियते। प्रत्यक्ष विधि से क्या नहीं किया जा सकता? किम न क्रियते, क्या नहीं होता प्रत्यक्ष विधि में? देखिए प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण शिक्षण किया जाता है, आपके मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, दृश्य शब्द साधन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें पुस्तक का प्रयोग यानी पुस्तक का प्रयोग नहीं किया जाता, बुक का यूज नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष विधि जब भी आए उसमें पुस्तक का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर प्रश्न है, सभी लाजवाब प्रश्न है। प्रवचन विधि उपयोग है सार्थक अस्ति, यानी प्रवचन विधि का जो उपयोग होता है वह सार्थक कौन सा होता है? प्रवचन विधि के उपयोग का सार्थक कौन होता है दोस्तों? तो प्रवचन विधि उपयोग का सार्थक होता है, किस पर होता है? आपके प्राथमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो प्रवचन विधि का उपयोग जो सार्थक आपका उच्च माध्यमिक स्तर पर होता है। सभी लोग नोट कर लेंगे, क्या है? उच्च माध्यमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं, उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रवचन विधि का उपयोग जो है सार्थक होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है, सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं, सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन है। जय हिंद दोस्तों सभी मित्रों को। प्रश्न अगला आ चुका है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं दोस्तों, खुली छूट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कमेंट आंसर कोशिश करने नहीं किया या आपने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया तो भैया एग्जाम में बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। तो वो चूक को हमें दोहराना नहीं है और पहली बार में ही सिलेक्शन पाना है।
कि संस्कृत शिक्षणे महत्वपूर्णाय पद्धति वर्ते। संस्कृत शिक्षण की महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है दोस्तों? संस्कृत शिक्षण की महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है? तो संस्कृत शिक्षण की महत्वपूर्ण जो पद्धति होती है वह व्याख्या पद्धति होती है। व्याख्या करना आना चाहिए। महत्वपूर्ण पद्धति व्याख्या करना है दोस्तों संस्कृत शिक्षण में। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर। महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का यह आपका पेडागोजी का कंसेप्ट है। संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य रीति विद्यते। दोस्तों संस्कृत व्याकरण शिक्षण की रीति कौन कौन से हैं भैया? कौन सी है? आगमन रीति है, निगमन रीति है, आगमन निगमन रीति दोनों है, या सूत्र रीति है? तो संस्कृत जो व्याकरण की अगर बात आ जाए, ठीक है दोस्तों, संस्कृत व्याकरण शिक्षण की रीत की बात आए तो आपकी आगमन निगमन रीति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न है, प्रश्न क्या है स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यह है दोस्तों, प्रायः अन्य भाषाएं अध्यापिकाः व अनुभवन्ति यत् छात्राः अन्य भाषाएं पठितुं न इच्छन्ति अथवा प्रेरिताः न सन्ति, अतः किम समाधानम। देखिए दोस्तों, प्रायः जो है अन्य भाषा की अध्यापका जो है, ठीक है, अध्यापका जो है अध्यापिका से अनुबंधित यत् छात्राएं अन्य भाषा पठितुं न इच्छन्ति। देखिए जो अध्यापिका हैं उनसे जो अनुभव जो है छात्रों की अन्य भाषा पढ़ने की इच्छा नहीं करती है। जो अन्य भाषा है पठितुं न इच्छन्ति, पढ़ने की इच्छा नहीं करती हैं, अथवा प्रेरिताः न सन्ति, वह प्रेरित नहीं कर सकती हैं। अतः किम समाधानम, इसका समाधान क्या होगा दोस्तों? समाधान क्या होना चाहिए? इसका समाधान यही है कि कक्षायाम सर्वदा छात्र स्तरानुगुणम नूतन पाठन पद्धति अनुसृत छात्राएं भिन्न भिन्न रूपेण प्रेरित। यानी छात्रों में जो है दोस्तों है कक्षा में सर्वदा, यानी कि छात्रों में नूतन पाठ जो नए पाठ्यक्रम होते हैं उनके पद्धति का अनुसृत जो है छात्रों को करना चाहिए और भिन्न भिन्न रूपों में प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर है। प्रश्न लाजवाब है दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर वाचन क्षमता है आकलनार्थम प्रभावशाली विधि अस्ति। प्राथमिक स्तर में वाचन क्षमता के आकलन की प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर की वाचन क्षमता की आकलन की प्रभावशाली जो विधि है वह आपके शब्दार्थम अधिकृत भाषा क्रीड़ा। क्या है? शब्दार्थम अधिकृत, शब्दों के अधिकृत में भाषा की क्रीड़ा करना, यानी कि खेल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि प्राथमिक स्तर के वाचन की क्षमता का आकलन का प्रभावशाली जो विधि होगी वह होगी शब्दार्थम अधिकृत भाषा क्रीड़ा, यानी शब्दों में खेल खेलना। तो आप लोग समझ सकते हैं वाचन क्षमता का सभी विकास होगा, जैसे अंताक्षरी लोग गाने में गाते हैं उसी तरह आप, ठीक है, तो इन शब्दों में गा सकते हैं या शब्दों में कुछ बता सकते हैं। तो ऐसे ही विकास किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषण आकलन समय, भाषण का आकलन के करते समय अंतःक्रियात्मक कार्यम कृतवंती, अंतःक्रियात्मक जो कार्य करती हैं, इतेन अभिप्राय अस्ति, इससे क्या अभिप्राय होता है? तो भाषण आकलन करते समय अंतःक्रियात्मक जो कार्य करती हैं, इससे जो अभिप्राय होता है वह होता है कि विभिन्न वस्तु नाम अथवा स्थानाम अथवा प्रकटा नाम तुलना, यानी कि विभिन्न वस्तुओं की तुलना करना, स्थानों की तुलना करना और प्रकटन की तुलना करना। यानी कि भाषण आकलन करते समय जो क्रियात्मक कार्य करती हैं उससे अभिप्राय है कि विभिन्न वस्तुओं की आपका और आपके स्थान का और प्रकटन की तुलना करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि इति पदे संयुक्त अक्षर अस्ति, यद्यपि में जो है इस पद में संयुक्त अक्षर कौन सा है? यद्यप पद में संयुक्त अक्षर कौन सा है? तो द और या है संयुक्त अक्षर। देखिए जो द है इसमें आपका संयुक्त अक्षर क्या है? आधा द है और अब आपका यह है, तो यही दोनों मिलकर आपका क्या है? द बन जाता है, ठीक है। तो यद्यपि इति पदे संयुक्त अक्षर क्या हो जाएगा? द और या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को।
प्रश्न है दोस्तों कि संपोषण उपगम भाषदक्ष तस्ति, ठीक है, भाषदक्ष दक्षता अस्ति हो जाएगा, ठीक है, भाषा दक्षता अस्ति, यानी जो आपके संप्रेषण उपागम है, संप्रेषण उपागम में भाषा दक्षता अस्ति, संप्रेषण उपागम की भाषा दक्षता कौन सी कहलाएगी दोस्तों? तो संप्रेषण उपागम की भाषा दक्षता जो होती है वह होती है विषय वस्तु ने विश्लेषण क्षमता, यानी विषय वस्तुओं में विश्लेषण की क्षमता ही संप्रेषण उपागम भाषा दक्षता कहलाती है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, शायद आपने यह प्रश्न न पढ़ा हो अभी तक, लेकिन आप लोग जरूर यहाँ पे पढ़ें, स्टडी बेहतरीन तैयारी करें दोस्तों। मेहनत आपको दुगना करना है ताकि आपके सपना, आपके परिवार का सपना पूरा हो सके। प्रश्न अगला आ चुका है दोस्तों कि आगमन उपागमय इत्येन अभिप्राय अस्ति, जो आपके आगमन के उपागम हैं इनसे क्या अभिप्राय होता है दोस्तों? तो आगमन उपागमय इत्येन अभिप्राय अस्ति, कौन से अभिप्राय होगा? तो आगमन उपागमय उदाहरणीय नियमानम सिद्धांत स्पष्टीकरम अभिप्राय अस्ति, आगमन उपागम में उदाहरण और नियम का, सिद्धांतों का स्पष्टीकरण होता है, स्पष्टीकरण किया जाता है। तो आगमन उपागमय उदाहरणीय नियमानाम सिद्धांतानाम स्पष्टीकरणम अभिप्राय अस्ति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ये बताइए आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे, ये कंसेप्ट संस्कृत की क्लास 30 में 30 कैसे लगी दोस्तों? अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन जाए कि सर जायसवाल सर यानी जायसवाल कोचिंग सेंटर की क्लास आ गई है, हमें नोटिफिकेशन मिल गया है और क्लास अटेंड करना है, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन पाना है और बहुत ही दिनों के बाद है दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आती है, तो हाथ से चूकने नहीं देना है, यह मौका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्ले लिस्ट चेक करके जाइए, सभी क्लासेज आपको मिल जाएगी, आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर सभी सिलेक्शन वाले क्लासेज, सभी सिलेक्शन वाली वीडियो मिलेंगे। सिलेक्शन वाली मतलब आपके एग्जाम पैटर्न पर मिलेंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो जायसवाल कोचिंग सेंटर, हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे दोस्तों। ये भी एक टीचर्स फैमिली है, शिक्षा जगत का परिवार है। इस परिवार को मोटिवेट और शेयर और लाइक करते रहें दोस्तों। मिलते हैं